नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। यूपी विधानसभा चुनावों में अब कोई ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए सारी पार्टियां अपनी अपनी तरह से रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। आज हम एक ऐसे नेता से आपको मिलवाने वाले हैं जो खेती के बारे में, किसानी के बारे में, किसान के बारे में, यूपी की राजनीति में शायद ही कोई नेता उनसे ज़्यादा जानता हो। वो खुद एक बड़े किसान नेता रहे हैं, अभी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्री विजयपाल तोमर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मेरा पहला सवाल है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है, किसानों को लेके विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि बीजेपी से किसान नाराज है। क्या वाकई बीजेपी से किसान नाराज है? देखिए, विपक्ष का काम अपनी राजनीति चमकाने का है। यदि बीजेपी से किसान नाराज होते तो मैं पूछता हूँ तो विपक्ष का सफाया क्यों होता? जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं विपक्ष का साफ हो रहा है। तो क्योंकि बीजेपी ने जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है 2014 से, तब से सरकार की प्राथमिकता पर किसान और कृषि है और लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हालत ये है कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी। यूपी की सरकार थी, उसको तो बसपा और सपा से भी समर्थन कर रहे थे। ये बताएं कि 6 से मोदी जी के आने तक इंतजार करना पड़ा। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? लागत का डेढ़ गुना क्यों नहीं दिया? मोदी जी की सरकार ने आने के बाद लागत का 1.5 गुना दिया। 1.5 गुना नहीं, उससे भी ज़्यादा देने का काम किया और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सारी को पढ़ें, 80% पार्ट उसका लागू हो चुका है। इन्होंने उसको ठंडे बस्ते पे दबा के रखा था। तो हम इस सरकार ने खरीदारी भी ज़्यादा की, दाम भी ज़्यादा देने का काम किया और किसान को प्राथमिकता में रखते हुए कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए काम करने का काम किया। विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। यदि हम देखते हैं कि पहले यूरिया फर्टिलाइज़र के लिए लाठीचार्ज होते थे, लाइन लगती थी, ब्लैक मार्केटिंग होता था, ब्लैक में मिलता था। नीम कोटेड यूरिया करने के बाद लागत घटी है और पैदावार 10% बढ़ी है। 6% लागत घटी है, खाद कम यूज़ होने लगा और इससे भी कहीं भी शॉर्टेज नहीं मिलेगी फर्टिलाइज़र की। दूसरी चीज़, डीएपी वगैरह नॉन यूरियाज फर्टिलाइजर्स पे 140% तक की बढ़ोतरी हुई अभी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार ने निर्णय किया कि जो बढ़ोतरी हुई है हम सब्सिडी बढ़ा कर देंगे, किसान पर 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया। डीएपी का कट्टा जो 1200 का, तो 1200 का ही रहा। पहले जो सब्सिडी 600 दी जा रही थी, 1200 सब्सिडी देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। दाम नहीं बढ़ने दिए। दूसरी चीज़, लागत को रोकने के लिए 2 बड़े काम किए। नंबर 1, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया। सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलता है कितना क्या डालना है, क्या नहीं डालना है जी। और दूसरा, जो ड्रिप सिस्टम से और स्प्रिंकलर से सिंचाई की जा रही है, इसको बढ़ावा देने का काम किया। इसलिए अलग से बजट देने का काम किया। उस सिंचाई से, जो ड्रिप सिस्टम से सिंचाई किया, देश के बहुत हिस्सों में बड़े पैमाने पर इसको बढ़ावा देने का काम किया गया है। इसका ये फ़ायदा हुआ है, लागत 20% तक घटी और बिजली की भी खपत कम हुई, पानी की कम हुई, खाद की कम हुई, मजदूरी की कम हुई और पैदावार 20 से 25% तक बढ़ी। ये भी काम करने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, क्योंकि जो सिंचाई की योजनाएं पेंडिंग थी, करीब 99 योजनाएं पेंडिंग थी, उन सबको पूरा करने का काम किया। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कॉर्पस फंड बनाने का काम किया नाबार्ड में, ताकि यदि कहीं कोई सिंचाई का साधन नहीं है, बहुत बड़े इलाके थे हमारे, बुंदेलखंड थे, विदर्भ था और भी प्रदेशों में थे, बरसात के पानी को रोककर और ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जाए। पूरी टेक्निकल एडवाइस सरकार देती है, 80-90% तक फाइनेंस करती है और जहाँ कोई सिंचाई की वो नहीं है वहाँ 2 फसलें ली जा रही हैं। तो ये सब काम करने का काम किया है। रही अब हमारे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, नंबर 1 कानून व्यवस्था ठीक है। किसान खेत पर रात को नहीं जाता था, ट्यूबवेल नहीं चलाता था, बिजली
कभी कभी आती थी इससे पहले, आज बिजली बहुत अधिक आ रही है। दूसरा, किसान और समाज निर्भय होकर काम कर रहा है। पूरे के पूरे 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हर महीने घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटना नहीं हुई हैं, अपहरण बंद हो गए हैं। अपहरण हो, लूट हो, हत्या हो, सब में बड़े पैमाने पर कमी आई है और गुंडई ख़त्म हुई है। गुंडे अपराधी जेल के अंदर हैं या वो उनको घरों में बंद हैं। तो ये कानून व्यवस्था ठीक हुई है। किसान को इसलिए इस कोरोना के टाइम में सभी सेक्टर में आर्थिक विकास दर की वृद्धि निम्नतम स्तर पर रही। जी बिल्कुल। लेकिन कृषि के क्षेत्र में आर्थिक विकास दर की वृद्धि उच्चतम स्तर पर रही। बिल्कुल। कृषि का योगदान इस दशक 2 दशक में सबसे अधिक इस साल रहा है। जी। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान इस साल करीब 19.9-20% के आसपास पहुंच गया है, जो 17% था। तो इस तरह से हमारी पैदावार भी बढ़ी है और किसानों को आमदनी भी बढ़ी है। और लगातार सरकार का प्रयास है कि केवल पैदावार ही बढ़े, यही नहीं, क्योंकि देश में करीब करीब 86% लघु सीमांत किसान हैं। और मोदी जी जब सरकार में आए तो सबसे ख़राब हालत इनकी थी। जी। आज़ादी के टाइम तक तो बहुत अच्छी स्थिति थी किसानों की। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान करीब 51.8% था। लेकिन जब मोदी जी सरकार में आए तब तो 13.5% ही रह गया था। जी। और लगातार किसान की आमदनी घटती जा रही थी। जो उत्तम व्यवसाय था वो निचले स्तर पर आ गया था। किसान मजदूर से भी कम उसकी आमदनी हो गई थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने तय किया कि देश की हम अर्थव्यवस्था को भी $5 ट्रिलियन पर ले जाएंगे और वो तभी संभव है जब किसान की आमदनी बढ़ेगी। जी। अब ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्यों कि दुनिया की आबादी का 18% हमारे भारत में रहता है। 11% पशु दुनिया की आबादी के भारत में हैं। इनका भरण पोषण करने का काम भी किसान को ही करना है। लेकिन ज़मीन हमारे पास 2.5% से कम है। पानी हमारे पास 4.5% से कम है। तो कम ज़मीन है और कम पानी है और कम ज़मीन और पानी की आवश्यकता है खेती के लिए। इसमें हम कैसे इनका भरण पोषण भी करें और किसान की आमदनी भी बढ़ाएं। करीब करीब 23% किसान देश का ऐसा है जो 150 से कम ज़मीन जिनके पास है। कम ज़मीन में कैसे, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कृषि सुधार बिल भी लाने का काम किया ताकि छोटी जोत वालों को, जो उत्तर प्रदेश में 92% हैं, कई प्रदेश हैं जहाँ 90% हैं, देश में 86% हैं, इनको कैसे ज़्यादा आमदनी हो, वैल्यू एडिशन कैसे हो और डाइवर्सिफिकेशन, 2 चीज़ पे जोर दिया गया। अभी तक दुनिया में कई देश हैं 60 से 70% तक वैल्यू एडिशन है। ब्राज़ील है, फिलीपींस है, US है, लेकिन इंडिया में 7% से भी नीचे है। तो इंडिया में क्यों नहीं हो? जी। एक किसान गेहूं पैदा करता है, 20-25 रुपये किलो जाता है। उसी का आशीर्वाद आटा बन जाता है, 40 रुपये 35 रुपये किलो हो जाता है। जी। बढ़िया ब्रांडेड दलिया बन जाता है, 50 रुपये किलो हो जाता है। उदाहरण के लिए एक सैनी के किसान हल्दी करते हैं, भारत भूषण त्यागी, 10-12 रुपये किलो कच्ची हल्दी जाती थी। अब वो सुखाया, 5 किलो की 1 किलो पाउडर बना, ब्रांडेड किया, अपनी कंपनी बनाई, बाजार में ले गया, तो जो 1 किलो पाउडर है वो 250 रुपये का जाने लगा। जी। तो जो 50-60 रुपये उसे मिलते थे अब 250 रुपये मिलने लगी। दूध गांव में 25 रुपये लीटर लिया जाता, मेरे पास 70 रुपये लीटर आ रहा है। तो केवल प्रोसेसिंग करके और उसके भंडारण की प्रोसेसिंग की व्यवस्था करनी है तो किसान के बच्चे इस काम को कर सकें। आंवला 10-15 रुपये किलो, आंवले की कैंडी बना दो तो वही 250 रुपये किलो। टमाटर है, आलू बहुत सस्ता, चिप्स का प्लांट लग जाए तो वही महंगा। एक किसान मेरठ का है, चिप्स बनाता है, 10 साल हो गए उसको। जब आलू 4 रुपये किलो था तब भी 28 रुपये किलो आलू खरीद रहा था, जिन किसानों को उन्होंने बुआया था। जी। मौखिक कॉन्ट्रैक्ट था, अब 31 रुपये का कर रखा है। तो ये इस तरह से किसान जब बोता है, अपना बीज डालता है, उसको पता हो मुझे मिलने वाला क्या है। इसीलिए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविज़न किया गया है कि किसान के खेत पे ही वहाँ प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो, भंडारण की व्यवस्था हो और उसको बोते टाइम पता चल जाए कि मुझको दाम मिलने वाला क्या है। और जिन खेतों के डॉलों पर
मधुमक्खी पालन के डिब्बे रखे जाएंगे, उन खेतों में क्रॉस पॉलिनेशन से पैदावार बढ़ जाती है, 10% तक, 12% तक पैदावार बढ़ती है, ऐसा सर्वे हुआ है। जी, आपने लगातार ये बोला कि बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए कानून लिया गया है, मोदी जी के बारे में आपने बताया, लेकिन इस चीज़ को लेकर विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है, यूपी की क्षेत्रीय पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल भी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुत लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, लंबे समय तक सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी, और जितनी भी राजनीतिक दल है ज़्यादातर इस बिल के खिलाफ क्यों है? मोदी सरकार की वजह से, मोदी की वजह से खिलाफ है, क्योंकि वाकई किसानों के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है इस बिल को लेकर? ये बिल किसानों के पक्ष में है तीनों जी, और आज से नहीं, 2003 से शुरू हुआ। जितने आयोग बने, जितनी कमेटी बनी, सब ने रिकमेंडेशंस की जी, कि लागू किए जाएं। ये सिफारिशें थी। जी, गुरुलाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसकी सिफारिश है। फिर एससी जैन की अध्यक्षता में बनी, उनकी सिफारिश है। उसके बाद डॉक्टर एम स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आयोग बना, उसकी संस्तुति हैं, रिकमेंडेशंस हैं। फिर इसके बाद 10 में भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की कमेटी बनी, उन्होंने सिफारिश की। सबने ये सिफारिश की किसानों को एक विकल्प मिलना चाहिए मंडी के बाहर। मंडी में जाते हैं, कमीशन जाता है, दलालों पे, एजेंटों पे पैसे जाते हैं, सब किसान के प्रोडक्ट में से ही जाता है, किसान की जेब में से ही जा रहा है। इसको रोकने के लिए एक मंच देना चाहिए, विकल्प देना चाहिए। इसी एक्ट को सस्पेंड करें या इसे खत्म कर दें। ये सबकी सिफारिश थी और ये करना चाहते थे, पर इनमें इच्छा शक्ति नहीं थी करने की। और यदि ये कानून सुधार करना जरूरी नहीं था तो ये सबसे उत्तम व्यवसाय सबसे निचले स्तर पर क्यों आया? मजदूर से भी नीचे आमदनी किसान की क्यों हो गई? किसान क्यों एक इस स्थिति में आ गया, दयनीय स्थिति में? इसलिए किसान सुधारों की आवश्यकता सब महसूस करते थे, सब चाहते थे किसी में। लेकिन दिक्कत क्या है? उनमें इच्छा शक्ति नहीं थी, मोदी जी में इच्छा शक्ति है और वो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं किसानों को। कभी अब ये बताइए, सीएए में हम किसकी नागरिकता ले रहे थे? देने के लिए था, लेने के लिए नहीं था। ये सब आके वहाँ आंदोलन में खड़े हो गए। ये सारा किसानों के हित में है, ये भी यही कह रहे थे करना है, लेकिन सारे के सारे अब किसानों को गुमराह करने पर लग गई। ये सारा का सारा कानून मैं यही कह रहा था, 77% बिचौलियों पे जा रहा है, 23% किसान की जेब में जा रहा है। कोई मैंने खुद खरीदा है, सब्जी खेत पे खरीदो 4 रुपये किलो, यहाँ आ जाएगी 25-30 रुपये किलो, तो किसान को क्यों नहीं जा वो पैसा? अब ये इसीलिए किसान रेल हैं, किसान उड़ान हैं, ये सब व्यवस्था इसीलिए की जा रही है ताकि जो केवल वहाँ से यहाँ तक आता है मंडियों तक, और मंडियों से ठेलों पे जाता है, बाजार में जाता है, और उसकी कीमत 6-7 गुनी हो जाती है। वो सारा का सारा सीधा सीधा किसान को पैसा मिले। यदि भंडारण की सही व्यवस्था होगी, प्रोसेसिंग की सही व्यवस्था होगी, मार्केटिंग की सही व्यवस्था होगी, जो इन कानूनों के द्वारा संभव है जी, और किसान देश में जहाँ चाहे वहाँ बेच सकेगा अपनी को, सब विकल्प खुले होंगे तो आसान होगा। और इसके लिए एफपीओ बनाने का काम किया जा रहा है। छोटे छोटे ग्रुप हैं, वो एफपीओ बनाएंगे, 300 किसान, पहाड़ी क्षेत्र में 100 किसान, तो उनको नाबार्ड पूरी मदद करेगा हर तरह की, उनको पैसा भी लगाना नहीं होगा जी, नाबार्ड से मदद मिलेगी, वैज्ञानिक उनको सलाह देंगे, एपीडा एक्सपोर्ट कराएगा, और उनके भंडारण की व्यवस्था होगी, प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी, मार्केटिंग की व्यवस्था होगी। वो सीधे भी ई ट्रेडिंग के द्वारा कर सकते हैं अपना प्लेटफॉर्म बना के, उनको कोई पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। यदि अपनी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, एफपीओ होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसानों के बच्चे जो आज रोजगार को फिर रहे हैं, ये जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोड्यूसर हो जाएंगे, जॉब क्रिएटर हो जाएंगे, ये नौकरी देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि कोई अपना वहाँ कस्टम हायर सेंटर खोल सकता है, किराए पे दे सकते हैं लोगों को। तो ये सारी व्यवस्था सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। और मुझको तो मालूम है, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, जो गन्ना बेल्ट कही जाती है जी, क्या हालत थी जब मोदी जी सरकार में आए थे। 22-23 रुपये किलो चीनी थी जी। और क्यों थी वो? क्योंकि इस देश को आवश्यकता ना होने के बाद भी मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने 13 में 40 लाख मैट्रिक टन राज शुगर ब्राजील से आयात की। बिल्कुल। और नियम ये था विदिन 3 मंथ रिफाइन करके वापस जानी थी राज शुगर, लेकिन फैसला किया, कानून बदल दिया कि 1.5 साल तक यहीं खपा दी। अब जरूरत तो थी नहीं, इन्होंने बड़े पैमाने पर मंगा ली तो किसान बर्बाद हो गया। मिल वालों ने मिले चाबी फेंक दी, हम नहीं चला सकते, नहीं 2-2 साल तक का पेमेंट नहीं हो रहा था जी।
और स्थिति ये थी, मिलें बिकने लगी थी, बंद होने लगी थी। बड़े पैमाने पर बसपा की सरकार ने जितनी कारपोरेशन की मिलें थी उन सबको बेच दिया था। बिल्कुल। कोऑपरेटिव की मिलों को बेचने जा रही थी, वहाँ पर केवल उन्होंने कोर्ट ने दाखिल करके रोक दिया था। और प्राइवेट मिल भी बहुत सी बंद हो गई थी। तो क्यों बंद हो गई थी? वो कह रहे हैं हम तो घाटे में जा रहे हैं, 22-23 रुपये किलो चीनी। प्रधानमंत्री जी आए, समझा, विषय को समझने के बाद उन्होंने बाहर से आने वाली चीनी पे 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब एक दाना चीनी का नहीं आ रहा। जाने वाली पे इंसेंटिव दिया, 70 लाख टन चीनी विदेश भेज दी और अभी और ऑर्डर आने वाले हैं। 40 लाख मैट्रिक टन का बफर स्टॉक बना दिया और तय कर दिया घरेलू बाजार में भी। पहले 3100 रुपये रखा था, अब 3350 रुपये से नीचे घरेलू बाजार में चीनी नहीं बिकेगी। तो किसान को और गन्ना किसानों को बचाने का काम तो मोदी जी ने किया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। पैकेज तो मनमोहन सिंह ने भी दिया था, मिल वालों की जेब में गया, किसानों की जेब में नहीं गया था। ये जो मोदी जी ने पैकेज दिया किसानों के पेमेंट करने के लिए उस समय, वो सीधा किसानों के अकाउंट में गया, तय हुआ जी। एक ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया कि जो मिल 50% पेमेंट किसान का कर देगी और एनओसी हमको भेजेगी तो शेष 50% हम करेंगे, बाद में मिल को से लेते रहेंगे। उस पैकेज में किया 6.5 करोड़। मैं आपको विधानसभा चुनाव की तरफ ले चलता हूँ। यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बहुत जल्द चुनाव है, कभी भी दीपावली के आसपास चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा भी हो सकती है। लगातार ये कहा जा रहा है यूपी की राजनीति में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ से आप खुद भी आते हैं, आपने राजनीति की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बहुत लंबा आपका राजनीतिक जीवन रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यूपी की रीढ़ माना जाता है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो माहौल रहता है पूरी यूपी के अंदर वही माहौल रहता है विधानसभा चुनाव में। तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं जो यूपी पर और देश की राजनीति पर नज़र रखने वाले हैं, उनकी तरफ से तमाम दावे ये किए जा रहे हैं कि पश्चिमी यूपी का जो किसान है और जितने भी वर्ग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बीजेपी से नाराज है। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम से कम 10 जिलों में जा चुका पार्टी की तरफ से। सहारनपुर में गया, 4 विधानसभाओं में मैंने सम्मेलन किए, लेकिन एक ही बात कही, सारे किसान इन मिलों के पक्ष में हैं, केवल उनको समझाने की बात है, बताने की बात है। ये गुमराह करने की कोशिश करने को आ नहीं रहा जी। और मोदी जी और योगी जी में अटूट विश्वास है, उनकी विश्वसनीयता पर सब जानते हैं। मोदी जी का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, किसानों के हित में है। 4 विधानसभा में गया मैं, बिजनौर जिले में गया, गाजियाबाद जिले में गया, बुलंदशहर जिले में गया, एटा गया, अलीगढ़ गया, कहाँ नहीं गया, जेवर गया। मैं सब जगह देख रहा हूँ पश्चिम में पहले से अधिक सीट आएंगी पश्चिम के अंदर भाजपा की। और जो प्रदर्शन में भी आ रहे हैं उनके परिवार भी ये कहते हैं वोट तो योगी जी को ही देंगे, सरकार तो मोदी जी की और योगी जी की पार्टी की बननी। राकेश टिकैत कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे विधानसभा चुनाव में? राकेश टिकैत जब किसानों की बात करते तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वोट के लिए जाते हैं तो 2 बार चुनाव लड़ चुके, आपने परिणाम देख लिया। एक बार लोकदल के साथ मिलकर लड़े थे, अमरोहा से चुनाव लड़े थे लोकसभा का। हाँ, कांग्रेस लोकदल ने मिलकर लड़ाए थे। जी जी, आपको पता है क्या हालत हुई 2014 में। उससे पहले लोकदल से मिलकर खतौली एमएलए का लड़े थे। जमाना जब्त हो गई। किसानों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, राजनीति करेंगे तो अपना भी आधार खत्म कर लेंगे। नहीं तो टिकैत साहब ने सीधा कह रखा है, अब किसानों को वो कम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है सीधा, अभी एक कॉन्क्लेव में थे वो लखनऊ में, तो उनकी तरफ से सीधा ये कहा गया कि हमें मोदी को हटाना है और योगी को हटाना है, और मोदी और योगी दोनों बाहर ही हैं। ना उनके कहने से योगी हटने वाले, ना उनके कहने से मोदी हटने वाले, वो तो अंदर के हैं। खतौली में उन्होंने चुनाव लड़के देख लिया, अमरोहा में चुनाव लड़के देख लिया, अब आने वाले चुनाव को देख लेंगे। वो किसान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए लड़ें तो बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन राजनीति करेंगे तो वहाँ का किसान भी समझता है कि ये किस लिए कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपना ही आधार खत्म कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये विपक्षी पार्टियां, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, जिनका एजेंडा है मोदी को हटाओ, उनके हाथों की कठपुतलियां बन गए राकेश टिकैत? नहीं, निश्चित रूप से बंगाल में क्या लेने जा रहे थे जी, वो निश्चित रूप से विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं, जबकि वहाँ का किसान, बंगाल का किसान तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, देखिए किसान एक तो हिंसक नहीं हो सकता कभी भी जी, कभी भी वो हिंसा में या देश विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेता। लाल किले पे कौन जा रहा था, क्यों गए थे, कौन लोग गए थे, और वहाँ पर तलवारों से किस तरह ने पुलिस, यदि पुलिस संयम नहीं दिखाती जी, पुलिस अपने विवेक से काम नहीं लेती, धैर्य का परिचय नहीं देती, तो घायल होने के बाद भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। ये तो चाहते थे 10-20 किसान मर जाए तो इसी को इशू बना लो। जी,
अखिलेश यादव हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया। इन दोनों आजकल बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं दोबारा सत्ता वापसी के लिए। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं, आपको पता भी है। एक बयान उन्होंने दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ईवीएम और डीएम इन दोनों से सावधान रहना है। इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा अखिलेश यादव का, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, खुद मुख्यमंत्री रहे, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद में आपके साथी हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे और उसी ईवीएम से ये चुन के आए थे। तो ये किस तरीके का एक कोई यह मजाक है, क्या है, ये जनता को बरगलाने की कोशिश है? हर बात मजाक के तौर पे उनको गंभीरता से वो बात करते नहीं हैं। जब ये कोरोना के टाइम में वैक्सीन आई थी तब भी उन्होंने कहा था भाजपा की वैक्सीन है, मैं तो लगवाऊंगा नहीं भाजपा की वैक्सीन, हमारी सरकार एक तो वैक्सीन जी, फिर लगवाई, उनके पिताजी ने भी लगवाई, सबने लगवाई, पूरे परिवार ने लगवाई। ये इस तरह से हल्की बात कहना, ईवीएम और डीएम और ये सब बताएं, सारे डीएम तो इनके थे जब ये हारे थे, ये बताएं ना जी। यदि डीएम निर्णय करते तो जब ये हारे थे इनका सफाया हुआ था, कौन थे डीएम? सब इनके लगाए हुए डीएम थे। ईवीएम और डीएम का जब हारते हैं तो उन पे आरोप लगाते हैं। बंगाल में भी ममता जी की सरकार नहीं बनती तो वो भी कहते हैं ईवीएम गड़बड़ कर गई, बन गई तो अब ईवीएम गड़बड़ नहीं कर रही। तो ये सब उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन इनको मालूम है जनता भूली नहीं है। नारा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, आज गुंडा राज समाप्त है। गुंडे राज को जनता फिर से वापस नहीं लाएगी किसी भी कीमत पर। इनके टाइम में गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, जिनकी जांच हो रही है, और सारे भ्रष्टाचार और गुंडा में लिप्त था समाजवादी पार्टी के भले लोगों का जीवन त्रस्त था। जगह जगह दंगे थे, पलायन हो रहे थे। मुजफ्फरनगर में जो हत्या करने वाले थे उनके हत्यारे रात को छोड़े जा रहे थे, कलेक्टर कप्तान रात को 12 बजे हटाए जा रहे थे। तो उनके राज को नहीं भूले हैं और जनता इनको लौटाने वाली नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम बोलचाल में राजनीति की भाषा में पश्चिमी यूपी को जाटलैंड बोला जाता है। जाटों का बहुत सारे 20% के आसपास जाट आबादी है यूपी के अंदर। चौधरी अजीत सिंह के बेटे, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह आपके पुराने साथी रहे, आपने उनके साथ काम भी किया है, उनके बेटे हैं जैन चौधरी। आजकल वो उनकी विरासत संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। अभी बागपत में छपरौली में प्रोग्राम भी हुआ था उनका, रस्म पगड़ी का। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और यूपी पर नज़र रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जाट और मुस्लिम जो समीकरण चौधरी चरण सिंह ने और जो अजीत सिंह ने बनाया था वो एक बार दोबारा बन रहा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो समीकरण था जाट और मुसलमान वाला, वो ध्वस्त हो गया था, बीजेपी की तरफ चला गया था जाट। लेकिन आज की डेट में किसान आंदोलन की वजह से जाट दोबारा लोकदल के पास जा रहा है और मुसलमान भी जा रहा है। तो ये दोनों का जो समीकरण है जाट और मुस्लिम दोनों दोबारा मजबूत हो चुका है बहुत ज़्यादा। कितना सही मानते हैं आप? ऐसा है, मैं अजीत सिंह के साथ कभी राजनीति में नहीं रहा, मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा जी। जब तक वो जीवित रहे तब तक मैं चौधरी साहब के साथ रहा। जी। पहला चुनाव उन्होंने ही मुझको लड़ाया था जी। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से। और ये सही है, चौधरी साहब भी हर दूसरा टिकट मुसलमान को देते थे। जी। मुसलमान की संख्या अच्छी है वेस्टर्न यूपी में। जी। लेकिन ये कहना कि जाट और मुसलमान एक जगह जाएंगे और ये हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पे, धर्म के नाम पे काम करती नहीं है। जी। जब से मोदी जी आए हैं उनकी एक योजना ऐसी नहीं बता सकते कि एक धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हो। जो जितनी योजनाएं हैं वो गांव, गरीब, किसान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए है। कोई जाति के आधार पर नहीं है, ना धर्म के आधार पर। सबको उसका लाभ मिला है, गरीब लोगों को। और जहाँ तक विपक्ष कोशिश कर रहा है जातियों में बांटने की, जी, लेकिन जाति में बंटने वाले नहीं हैं, लोग बोले नहीं है इस चीज़ को। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था लोकसभा का तो जयंत चौधरी बागपत से लड़े। जी बिल्कुल। अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से लड़े थे। तो जो इनका जाट वोटर था तो इनको वोट दिया था उनको, तो बीजेपी का जाट वोटर ने नहीं दिया था, अब भी नहीं देगा। इनका, मैं ये नहीं कह रहा इनके साथ नहीं था जाट, इनके साथ नहीं होता तो इतनी वोट नहीं मिलते इनको। जी। इनको मुसलमान भी मिला, जाट भी मिला, तब हारे दोनों। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। ये कहना कि जाट इन्हें नहीं मिला वो गलत है। उन गांवों की ज़रा तस्वीर उठा लो जो जाट बहुल गांव हैं। जी। जयंत चौधरी को के बागपत तो मिले नहीं मिले, तो वो इनको अब भी मिलेगा, लेकिन जो हमको मिला था वो हमको मिलेगा। कोई कुछ नहीं होने वाला। पहले के मुकाबले पहले अकेले मोदी जी का करिश्मा चल रहा था, मोदी जी के करिश्मे के साथ साथ योगी जी प्लस हो गए हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका, अब बड़ी बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया। तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर जी। आने वाले समय में आपको फिर किसी एक नेता से मिलवाएंगे और यूपी के मुद्दों से अवगत कराएंगे।
कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ पवन शर्मा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।